अस्सलामुअलैकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। मुल्क की सियासत में एक 6 साल पुराने केस का चर्चा है नाजरीन, जो फॉरेन फंडिंग केस के नाम से मशहूर और गुज़श्ता 6 साल से इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तिबा है, जिसमें तहरीक इंसाफ पर तहरीक इंसाफ के ही साबिक रुकन जो हैं वो अकबर असबाबर का इल्ज़ाम है कि हुकूमती जमात ने बैरूनी मुल्क से गैर कानूनी तौर पर फंड्स इकट्ठे किए, जिन्हें ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन से छुपाया गया बल्कि गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान भी लाया गया, यानी मनी लॉन्ड्रिंग की गई। ये केस पुराना है लेकिन इस वक्त इसलिए भी काफी अहमियत इख्तियार कर चुका है क्योंकि पीडीएम ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक में इस वक्त इस केस को मरकजी नुक्ता बना लिया है और उन्हें उम्मीद है कि इस केस के फैसले से हुकूमत गिर सकती है, यानी इमरान खान फारिग हो सकते हैं। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या फॉरेन फंडिंग केस हुकूमत का तख्ता उलट सकता है? आखिर क्या वजह है कि इस केस का फैसला 6 साल से नहीं हो सका और आखिर क्यों तहरीक इंसाफ ने इस केस में बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए, अदालतों के जरिए इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार को चैलेंज किया, स्टेट बैंक से 23 अकाउंट्स मंजर आम पर आने के बाद उनकी तफसीलात जो हैं वो आम करने की मुखालफत की, इलेक्शन कमीशन के बार बार इसरार के बावजूद तफसीलात देने से गुरेज किया और हाल ही में एक तरफ कहा गया कि बैरून मुल्क से कोई गैर कानूनी फंडिंग नहीं ली गई, लेकिन दूसरी जानिब यह कहा गया कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो अमेरिका में मौजूद तहरीक इंसाफ ने जो एजेंट्स वो किए थे वो उसके जिम्मेदार हैं। ये केस और इसमें होने वाली ताखीर अब इल्जामात की जद में है। आज मरियम नवाज ने एक बड़ा इल्जाम लगाया कि तहरीक इंसाफ को इंडिया और इसराइल से 2 शख्सियात ने फंडिंग की। क्या आप जानते हो किन 2 मुल्कों से इसको फंडिंग हुई? एक है इंडिया भारत और दूसरा है इसराइल। उसका नाम है इंदरजीत दोसांझ। भारतीय जनता पार्टी का वो मेंबर है, उसने इसको फॉरेन फंडिंग में पैसा दिया और जिस इसराइली ने इसको पैसा दिया उसका नाम है बैरी सी शेप्स। जानते हो ये पैसा जो इमरान खान के अकाउंट्स में आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट से आया। ये कैसे आया जानते हो? हुंडी के जरिए। मरियम नवाज ने नाम तक लिए कि ये कौन लोग हैं, क्या नून लीग के पास इसके शवाहिद हैं और क्या ये शवाहिद इलेक्शन कमीशन को दिए गए हैं, ये सवाल भी करेंगे। लेकिन ऐसा ही इल्जाम खुद इमरान खान भी ओपोजिशन पर लगा चुके हैं। मैं गारंटी करता हूं कि इन्होंने बाहर के मुल्कों से पैसे लिए हैं, ये दोनों ने। मैं क्यों जानता हूं कि इनको फॉरेन फंडिंग, कि मुझे 2 मुल्कों ने फॉरेन फंडिंग मुझे ऑफर की है। अगर मैं ली होती तो मैं आज इस कॉन्फिडेंस से आपके सामने ना बैठा होता। वो मुल्क, वो जो दोनों मुल्क जिन्होंने मुझे ऑफर की थी वो इनको फंड करते नहीं, इजराइल की नहीं शामिल लेकिन 2 वो मुल्क हैं जो कि देते रहे हैं पैसे। क्या तहरीक इंसाफ के पास ये शवाहिद हैं और क्या ये इलेक्शन कमीशन को दिए गए हैं? अहम सवाल है क्योंकि ओपोजिशन को उम्मीद है कि इस केस में हुकूमत गिरेगी, लेकिन क्या आईनी तौर पर ऐसा मुमकिन भी है? बड़ी बात की रिसर्च के मुताबिक ये इतना आसान नहीं होगा। अगर इलेक्शन कमीशन फैसला कर भी ले कि किसी पार्टी ने गैर कानूनी फंड्स जो हैं उनको मिले हैं तो इलेक्शन कमीशन वो फंड्स जब्त तो कर सकता है, लेकिन पार्टी पर पाबंदी लगाने का इख्तियार उसके पास नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा मामला इलेक्शन एक्ट के तहत हुकूमत को भेजा जा सकता है, लेकिन इस केस में हुकूमत यानी पीटीआई पर ही इल्जाम है। लेकिन साथ ही साथ तहरीक इंसाफ अपोजिशन की 2 बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ भी इसी केस में इलेक्शन कमीशन से रुजू कर चुकी है, यानी फॉरेन फंडिंग केस में, और जवाबी इल्जामात लगाए जा रहे हैं। क्या यह केस मुल्क की सियासत का रुख बदल सकता है या वक्ती तौर पर सियासत को महवरी सियासत का बना रहेगा? इलेक्शन कमीशन का जवाब आ चुका है कि स्क्रूटनी कमेटी हफ्ते में 3 दिन इजलास कर रही है, खातिर ख्वाह पेशरफ्त हो रही है और बगैर दबाव के केस का फैसला कर दिया जाएगा। इसी पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी सेक्रेटरी फारूक हबीब, जो कि इस केस को डील कर रहे हैं, ओवरसी कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन में अपनी पार्टी की जानिब से, हुकूमत की जानिब से। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, जिसके बाद साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी से भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे, जिनसे ये भी पूछेंगे कि क्या लॉन्ग मार्च से पहले आज इस्लामाबाद में एक ट्रेलर दिखाया गया। फारूक हबीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इस वक्त लग रहा है ऐसे है कि जो अपोजिशन फॉरेन फंडिंग केस को ठीक ठाक उठा रही है, आज जिस तरह से एहतजाजी मुजाहरा हुआ इलेक्शन कमीशन के सामने, हुकूमत ना सिर्फ दबाव में है बल्कि शदीद दबाव में नजर आ रही है। देखें, बात यह है कि कहां से ये मामला शुरू हुआ कि 13 दिसंबर का जलसा आर और पार था। फैसले हो चुके थे कि 31 दिसंबर को जो है वो इस्तीफे जमा हो जाएंगे, इस्तीफे देंगे। डेडलाइन देकर 31 जनवरी तक की जो है ये सर्दियों की छुट्टियां मनाने चले गए। अब कहाँ इस्तीफे दे रहे थे,
कहाँ ज़िमनी इंतखाबात लड़ना शुरू हो गए, सेनेट के इंतखाबात लड़ने की तैयारी शुरू हो गई, और कहाँ आप देखें कि अब इलेक्शन कमीशन के बाहर आगे एहतजाज शुरू कर दिया है। और आप देखें कि इनके कानूनी मशीर कितने जो हैं वो नाहल हैं, निकम्मे हैं, जो इनको ये नहीं बता रहे कि जिस केस के ऊपर ये तकिया कर रहे हैं फॉरेन फंडिंग का, जिसमें ये समझते हैं कि पता नहीं कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी या पार्टी बैन हो जाएगी, उसके ऊपर हनीफ अब्बासी केस लेके गए थे इसी पिटीशन का अकबर एस बाबर की सुप्रीम कोर्ट कॉपी पेस्ट करके, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फ्री कैन को सुना और उसके ऊपर एक फैसला जारी किया था 2017 के अंदर कि जनाब ये हनीफ अब्बासी साहब का लोकस स्टैंडा ही नहीं है फॉरेन फंडिंग का मामला। फॉरेन फंडिंग का केस आइन के आर्टिकल 17(2) के तहत और पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002-15 की शिक 15 के तहत वो वफाकी हुकूमत बनाती है और बना के 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट के पास भेजती है। इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी की उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कि आप अपना जो कानून है पीपीओ का आर्टिकल 6(3) कि आप इसको प्रोहिबिटेड फंडिंग के जुमरे में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पिछले 5 साल रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करें। अब यहां पर जो इलेक्शन कमीशन के सामने मामला है, चाहे वो पीटीआई का है, चाहे वो पीपल्स पार्टी नून लीग का है, वो प्रोहिबिटेड फंडिंग की जांच पड़ताल कर रहे हैं। उसमें हमने अपने तमाम तर रिकॉर्ड सामने रख दिया, सबूत सामने रख दिए हैं। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग रसीदें नहीं दे रही। आपने कल देखा होगा, वो कहते हैं जी हम आप रिकॉर्ड जमा करवा देते हैं। 4 साल से तो इनका केस चल रहा है, 2017 से मैं पिटीशन लेके गया। फारूक हबीब साहब देखिए, ओपोजिशन को भी रसीदें जो है नहीं लानी चाहिए आप लोगों, लेकिन एतराज तो ये है ना कि पिछले 6 सालों से आप ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ना रसीदें दे रहे हैं, जो आप चीज़ें जमा भी करा रहे हैं तो वो आप एक्सेस भी नहीं दे रहे अकबर एस बाबर साहब को। तो आप ये चीज़ें जमा करा दें, रसीदें वो भी जमा कराएं, आप भी जमा कराएं, इलेक्शन कमीशन फैसला करना दें ताकि सदाकत साबित हो जाए कि आप सच्चे हैं या नहीं है। देखें, मैंने तो पिटीशन दायर की है कि इसकी डे टू डे हियरिंग करें आप। आप जो है वो पीटीआई का भी 6 सालों से तो नहीं हो रही जो हमने जमा करवाया है, और नून लीग का भी और पीपल्स पार्टी का भी रख लें, जेयूआईएफ का भी रख लें, क्योंकि स्क्रूटनी कमेटी है, वही डीजी लॉ है, वही एससीसीपी के वही काउंटर जनरल के नुमाइंदे हैं। 3 रुकनी ये कमेटी है जो पीटीआई की भी स्क्रूटनी कर रही है, पीएमएलएन की भी कर रही है और पीपल्स पार्टी की भी कर रही है। हम ये कहते हैं कि आप तमाम का रिकॉर्ड रख लें, आप फैसला कर दें। मैंने आपको पहले कहा इन्होंने तो जमा कुछ नहीं करवाया, हम तो अपने 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड जमा करवा चुके हैं, सवाए सियासी बयानिए के कुछ नहीं। अच्छा, इसको क्या ये मान लिया जाए कि आप इस हद तक ओपोजिशन के एहतजाज को दुरुस्त समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जल्द फैसला करे इस केस में, क्योंकि उनका तो यही है कि 6 साल से आप मामले को लाएं, आप भी कह रहे हैं जल्द फैसला हो, तो फिर आपका और ओपोजिशन का एक ही मौक़िफ़ है कि फैसला करें। देखें, मैं तो कहता हूं कि ये तो इलेक्शन कमीशन की अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है, लेकिन बात यह है कि मुतालबा तो वो करे ना जिस मुतालबे में जो खुद अपना रिकॉर्ड जमा करवा चुका हो। वो अपना मजाक खुद बना रहे हैं। मुझे आप ये बताएं ना कि जिस किस्म की बातें हो रही हैं, जिस किस्म की तकारीरें हो रही हैं कि जी भारत से फंडिंग आ गई, जी इजराइल फंडिंग आ गई, तो अगर सियासी बयानियां ही रखना है लोगों ने तो मुझे आप बताएं ना कि बेनजीर साहिबा के तो अपने इंटरव्यूज मौजूद हैं कि आज मरियम जो बात कर रही थी किस मुंह से बात कर रही थी। इनकी तो सियासत की इब्तिदा फॉरेन फंडिंग से, ओसामा बिन लादेन से $10 मिलियन लेके बेनजीर की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद करवाया था नवाज शरीफ ने। नवाज शरीफ तो हमेशा पैसे लेके जो है वो सियासत करते रहे, मेहरान बैंक केस भी आपके सामने है। तो ये फॉरेन फंडिंग की जब बात करते हैं, जिनके जिंदाल से ताल्लुकात हों, जो अपना वज़्मी अमूर के वजीर को जिन्होंने भेजा था 98-99 में, सैयद अजमल कादरी खुद बता रहे हैं कि मुझे इजराइल नवाज शरीफ ने भेजा था मामला तय करने के लिए, वहां पर मामलात को देखने के लिए। तो उनके मुंह से इसराइल भारत की इस किस्म के भोंडे इल्जामात अच्छे नहीं लगते। मैं तक तो आपसे एग्री हूं कि इसराइल और इंडिया की अगर बात हो, मुल्क दुश्मनी के इल्जामात हों, ये डेफिनेटली नहीं लगाने चाहिए, और यही हम शायद खाकान अब्बासी के सामने भी रखेंगे ये इल्जामात कि जब आप पर गद्दारी के इल्जामात लगते रहे तो आप चीखें मारते रहे। लेकिन आज अगर इसराइल और इंडिया की बात हो रही है और सबूत या तो सामने लाएं, लेकिन यही इल्जामात 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने यह कहा कि जी 2 ऐसे मुमालिक हैं कि उनकी फंडिंग हुई है नून लीग को या पीपल्स पार्टी को, तो खान साहब भी तो यही बातें कर रहे हैं। मामला यह है कि अब तो मामला तमाम जमातों का इलेक्शन कमीशन के पास है ना, तो जो फंडिंग इन्होंने बताई हुई है, जो गोशवारे जमा करवाए हुए हैं इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 की शिक नंबर 13 के तहत आप अपनी आमदन, अखराजात और उसके सोर्सेज यानी जराए, एसेट्स और लाइबिलिटीज जमा करवाते हैं। अब उसकी बुनियाद के ऊपर ही इलेक्शन कमीशन पड़ताल कर रहा है। दूध का दूध पानी का पानी जो है वो हो लेने दें।
मामला ये है कि जब रियासत मुखालफ बयानियां भी आप इख्तियार करें, रियासी इदारों के सरबराहों के नाम भी आप लें, कलभशन यादव के ऊपर आपकी जुबान ना हिले, फिर जब इस किस्म की बातें होती हैं तो फिर उसके ऊपर जो है वो एक सियासी बयानिया भी उभर के जो है वो सामने आता है। नहीं, लेकिन देखिए ना, आप अपोजिशन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो कुछ जमा नहीं करा रहे, लेकिन खुद इलेक्शन कमीशन ये कह चुका है कि तहरीक इंसाफ ने तारीखी ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए इस केस में। पहले आपने इलेक्शन कमीशन के दायरेकार को चैलेंज किया, फिर 23 अकाउंट सामने आए तो आपने उनकी तफसील खुफिया रखने की दरख्वास्त दी, उस ताखीर की जिम्मेदारी भी आप पर आयद हुई। देखें, बात यह है कि जबकि शायद हमने जो है तफसीलात देने से रोका याद किया। कल मेरे साथ स्क्रूटनी कमेटी में नून लीग के इकबाल साहब थे, उधर लतीफ खोसा साहब थे। इस पार्टी का जब केस चल रहा था तो उन्होंने वो एतराज किया कि आप हमारी इंफॉर्मेशन या जो इलेक्शन कमीशन खुद रिकॉर्ड मंगवा रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी नून लीग रिकॉर्ड देने में तावन नहीं कर रही, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम खुद भी रिकॉर्ड मंगवाने का मजाज है। तो उन्होंने कहा जी आप इनको रिकॉर्ड ना दें। तो इलेक्शन कमीशन ने वहां पे कहा कि ये अपना फैसला है स्क्रूटनी कमेटी का, ये हमने फैसला करना है, हमें डिक्टेट ना करें। हमने पहले भी फैसला किया हुआ है कि पीटीआई केस के अंदर स्क्रूटनी कमेटी खुद रिकॉर्ड नहीं दिखा रही, वो इलेक्शन कमीशन से उसके मुतालिक डायरेक्शन लेना चाहती है। जब ये बात आती है कि पता नहीं हमने रिकॉर्ड देने से रोका है तो वो बात गलत है। हम तो कहते हैं कि हमारा रिकॉर्ड जो है वो पहले भी पब्लिक है, उसमें छुपाने को कुछ नहीं है। हम तो कहते हैं कि ये भी अपना रिकॉर्ड सामने रख ले, हमारा रिकॉर्ड भी सामने रख ले। बेशक मीडिया हमने बैठ कर उसकी स्क्रूटनी करने, हमें किसी किस्म का खौफ नहीं। जब आप बात करते हैं दायरा इख्तियार के हवाले से, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी केस हो, किसी भी जगह के ऊपर कोई केस हो, तो कानूनी माहिरीन की हमेशा एक अपनी अप्रोच होती है, एक अपनी राय होती है। वो हर चीज का लोकस स्टैंडाई को भी देखते हैं, उसकी टेक्निकलिटीज को भी देखते हैं, मेंटेनेबिलिटी को भी देखते हैं। वो उनकी कानूनी जंग थी जो उन्होंने लड़ी। लेकिन जहां पर स्क्रूटनी का मामला आया, जहां पर अकाउंट्स की जांच पड़ताल का मामला आया, हमारी अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने एक रोज भी लेतो लाल का सबूत नहीं दिया। तमाम रिकॉर्ड जो है वो सामने रखा। नहीं, अगर ऐसा होता फारूक साहब तो फिर तो ठीक, अगर ऐसा होता तो फिर तो अभी तक फैसला आ चुका होता। देखिए, अकबर एस बाबर साहब ये कह रहे हैं 2 ऑडिटर्स को बिठाएं 2 हफ्ते में सब सामने आ जाएगा। इमरान खान भी कुछ ऐसा ही कह चुके हैं। तो आप इलेक्शन कमीशन के सामने ये दरख्वास्त दे दें कि जी 2 हफ्ते में इसका करें, ऑडिटर्स बिठाएं, बात खत्म हो जाएगी। ये तो इलेक्शन कमीशन का फैसला है ना, हम तो इलेक्शन नहीं कर सकते। वो एक आईनी इदारा है। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत वो फंक्शन कर रहा है, उसकी अपनी पावर्स हैं। तो ये तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है ना। लेकिन हम कहते हैं कि जो भी फैसला करना है वो आप फैसला जल्द से जल्द करें। उसके लिए जो इकदाम आप समझते हैं मुनासिब हैं, वो मुनासिब इकदाम आप लें। ठीक है। अच्छा, इस केस का फैसला आपके ख्याल में क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कानूनी माहिरीन की राय तो अपनी जगह, लेकिन आपके नज़दीक अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग पर आपके इल्जामात साबित होते हैं तो फिर आपके नज़दीक क्या सजा हो सकती है? क्या पार्टी पर पाबंदी लग सकती है? देखें, बात यह है कि जब हम ये बात करते हैं तो जांच पड़ताल उसकी हो, क्योंकि जब केस इलेक्शन कमीशन के सामने है, वो सुन रहा है, तो उसने अपने कानून के मुताबिक सुनना है ना। हमने तो लॉ को देखना है, फरूदों तो बात नहीं करनी ना, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये मामला जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ पे जाके डिसाइड होना है। ये मीडिया में या सियासी बयानिया की बुनियाद के ऊपर नहीं होना। अल्टीमेटली जब फैसला तो आपको नजर आएगा होंगी जिन चीजों से जो वैसी मीडिया के ऊपर पब्लिश होती है, जिनको ट्विस्ट करके पेश किया जाता रहा, क्योंकि स्क्रूटनी कमेटी की तमाम तर कार्रवाई जो है वो इन कैमरा हो रही है। लेकिन जब फाइंडिंग्स मुकम्मल करके स्क्रूटनी कमेटी इलेक्शन कमीशन को देगी तो वो मीडिया नुमाइंदगान के सामने होगी। वहां पर दोनों के वकील अपने अपने जो है वो दलाइल देंगे और इलेक्शन कमीशन उन दलाइल के बुनियाद के ऊपर स्क्रूटनी कमेटी की फाइंडिंग्स की बुनियाद के ऊपर जो है वो फैसला करेगा। लेकिन जहां तक रहा इलेक्शन कमीशन का मामला, तो ये मैं नहीं कह रहा, उनका कानून बड़ा वाज़ेह है। पॉलिटिकल पार्टीज रूल्स 2002 की शिक नंबर 6 आप पढ़ लें, वो बड़ा वाज़ेह उसके ऊपर जो है वो कॉन्फिस्केशन ऑफ फंड्स के बारे में बताती है। अच्छा, ये बताइएगा कि आखिर में आपने जाके ये फैसला किया, बल्कि खुद अपोजिशन को मौका दे दिया कि जी वो इस केस को उठाए, क्योंकि आपकी जानिब से जवाब ये जमा कराया गया कि अगर कोई गैर कानूनी फंडिंग हुई है तो एजेंट्स उसके जिम्मेदार हैं, इमरान खान नहीं है। अब इससे आपका जो वाला मौक़िफ़ था कि जी बिल्कुल गैर कानूनी फंडिंग नहीं, काफ़ी कमज़ोर पड़ा है। कि किसने मशवरा दिया था इसका? एक्सप्लेन कर दे तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें, बात है कि आप खुद बरतानिया में रह के आए हैं, आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो पैसे मुल्क से भेजने के लिए, रेमिटेंसेस भेजने के लॉज हैं। अब यूएस के अपने लॉज हैं, खास तौर के ऊपर 9/11 के बाद टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से, लॉन्ड्रिंग के हवाले से कवानीन बहुत ज्यादा सख्त हैं।
वो यूएस का एक कानून है कि अगर आपको पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहते हैं या आप कोई लॉबी करना चाहता है, कोई चाहे फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने एक प्रोसेस बना दिया है, वो फारा का है, फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1938। जो भी फॉरेन पॉलिटिकल पार्टी है, अगर उसने को फंड दिया, वो वहां पर जाकर अपने आप को एजेंट के जरिए रजिस्टर्ड करवाती है। अब हमारा एजेंट पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो वहां से जो पैसे जमा करते हैं उन पैसों को, रिकॉर्ड को वहां पर इंटीमेट करते हैं, फिर वो पैसा पाकिस्तान आता है। तो लिहाजा उसको इन्होंने इन्वेस्ट किया। हम ये कह रहे हैं कि हमें बाहर से, अमेरिका से जितने भी पैसे आए हैं वो ओवरसीज पाकिस्तान ने भेजे हैं, जो इस कौम की तरक्की के अंदर अदा करते हैं, असासा हैं, जो 22 अरब डॉलर सालाना भेजते हैं, जो इंशाल्लाह इस साल 28 अरब डॉलर होंगे। अभी तक का जो हमें ट्रेंड नजर आ रहा है कि 14 से 15 अरब डॉलर जो है वो पहले 6 माह के अंदर आ चुके हैं। तो वो हमारा असासा है, खुदा ना बनाए इसके अंदर, क्योंकि वो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के अंदर भी बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो फारा के कानून के तहत पीपल्स पार्टी ने भी अपनी यूएसए में एलएलसी रजिस्टर्ड करवा रखी है, इन्होंने लॉबी के लिए करवाई है, वहां पर मार्क सीगल इनके एजेंट है, इन्होंने लाखों डॉलर जो है उसको भी पेमेंट की है, मार्क सीगल को भी वहां पर। और वहां मार्क सीगल वही शख्सियत हैं जिन्होंने एनआरओ लेके दिया था इनको, मुशर्रफ के साथ, कोंडालीजा राइस के साथ लॉबी करके इन्होंने तो जब अपनी इनकी हुकूमत आई तो मार्क सीगल को इन्होंने हुकूमत के खजाने से, एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान के खजाने से लाखों डॉलर जो है वो अदा करवाए थे। यानी कि एनआरओ की कीमत ब्रॉडशीट के अलावा एक और कीमत भी अदा की हुई है पाकिस्तान ने, उसकी तफसीलात में बहुत जल्द मीडिया चले फरूख हबीब साहब, इलेक्शन को फैसला करने दें कि ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है। क्या तहरीक इंसाफ ने वाकई गैर मुल्की, गैर कानूनी फंडिंग की, क्या वाकई मनी लॉन्ड्रिंग की? इसका फैसला इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि बड़ा जल्द हो जाएगा। नाज़रीन, अभी जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे पूछेंगे कि कानूनी तौर पर क्या हो सकता है अगर पीटीआई के खिलाफ फैसला आए तो क्या होगा। कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये फॉरेन फंडिंग केस पीटीआई के लिए। अगर तो पीटीआई के खिलाफ फैसला आता है तो क्या गवर्नमेंट ख़त्म हो सकती है? क्या पीटीआई जो है एज ए पार्टी डिसॉल्व हो सकती है? क्या सकता है इसमें? देखिए, इसके अंदर तो कानून बिल्कुल क्लियर है कि क्या हो सकता है। देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पे पहुंचता है कि ये इलीगल फंडिंग हुई है कानून की लिहाज से, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट जो है उसके खिलाफ है, तो उस सूरत में फिर वो रिपोर्ट पेश कर देगी और रिपोर्ट जो जाएगी फेडरल गवर्नमेंट के पास। फिर जो लॉ ये है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो फिर उसको रेफरेंस फाइल कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि इसको पार्टी को डिसॉल्व कर दिया जाए। ठीक। तो वो फिर, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई की अपनी फेडरल गवर्नमेंट है, तो ऑब्वियसली वो तो रिलक्टेंट होंगे कि लेके जाएं सुप्रीम कोर्ट के पास। तो उस सूरत में ऑपोजिशन वाले जो हैं वो बीच में आ जाएंगे और वो इस चीज़ को लेके आएंगे सामने कि चूंकि ये फेडरल गवर्नमेंट खुद ही इन्वॉल्व है इसमें, तो देयर इज अ बायस, सो इट शुड, सुप्रीम कोर्ट शुड हियर दिस। तो वो जब ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट अगर समझती है, ये इस नतीजे पे पहुंचती है कि यकीनी माने में इलीगल फंडिंग है, प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उस सूरत में जितने इनके मेंबर्स हैं असेंबली के, वो सब के जो बाकी टर्म है असेंबली में वो खत्म हो जाएगी, यानी दे सीज टू बी द मेंबर्स। ठीक। अच्छा, इसमें शाइक उस्मानी साहब एक अहम सवाल ये है कि जो पोजीशन अब तक इल्ज़ामात लगाती रही है कि 6 साल हो गए, इलेक्शन कमीशन जो है वो कंप्लिसिट है, उन पर दबाव है, ताखीरी हरबे तहरीक इंसाफ को इस्तेमाल करने की इतनी इजाज़त दी गई इतने अरसे तक। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को कितना ट्रांसपेरेंट होना एफोर्ड कर सकती है, और क्या आप समझते हैं खुद के ये जो 6 साल का डिले है ये अवॉइड किया जा सकता था इलेक्शन कमीशन की जानिब से? देखिए, ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि हमारे मुल्क में जो हमारा जुडिशल सिस्टम है वो कुछ इतना नाकिस है, हालांकि मैं खुद उस जुडिशरी से बिलोंग करता हूँ, इतना नाकिस है कि यहाँ पे केसेस तो 10-10, 15-15 साल, 20 साल, केसेस 30-30 साल तक चलते हैं। तो अब उसमें होता क्या है, अगर आप उसको ट्रेस करें क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। जब आप अगर ऑर्डर कोर्ट के पढ़ना शुरू करें कि जी वो आए, फला एडवोकेट ने आके कहा कि जी उसकी तबीयत खराब है, एडजर्न हो गया, फिर वो आया, उन्होंने कोई एक एप्लीकेशन फाइल दी, एडजर्न हो गया। तो ये एक सिस्टम बना हुआ है
एडजस्टमेंट सीख करने का, जिसकी वजह से हमारे यहाँ ये चेंजेस होते हैं और लोग उसका फायदा उठाते हैं, जिसको जरूरत होती है उसका फायदा उठाते हैं। क्योंकि सिस्टम ऐसा है, अगर सिस्टम चेंज हो जाए तो फिर नहीं होगा ऐसा। तो अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम है और उसका जिसको भी मौका मिलता है वो फायदा उठाता है। ठीक, अच्छा शायद उस्मानी साहब ये बताइएगा कि अकबर एस बाबर साहब जो कि गए हैं इलेक्शन कमीशन में, पीटीआई के बानी रुकन है, वो उनका मौक़िफ़ ये है कि जो 23 अकाउंट्स की बात हो रही है वो पीटीआई ने जो चीज़ें जमा कराई हैं उसमें, या जितने भी दस्तावेज़ात सबूत जमा कराएं, उन तक उनको एक्सेस जो है वो इलेक्शन कमीशन नहीं दे रही। तो कानून क्या कहता है, क्या उनको एक्सेस दी जानी चाहिए? अगर नहीं दी जा रही तो फिर तो इलेक्शन कमीशन के कॉन्डक्ट पर सवाल उठेंगे। नहीं, उस पर तो यकीनन एक्सेस देनी चाहिए उनको, ताकि वो देख सकें, उसको एग्जामिन कर सकें और उसके मुताबिक अपनी सबमिशन दे सकें। अगर इलेक्शन कमीशन नहीं देता तो ये चीज़ अपील में जाएगी और फिर कोर्ट फैसला करेगी। जी, जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आज पीडीएम का जो धरना हुआ इलेक्शन कमीशन के सामने, उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, थोड़ी देर में हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले फॉरेन फंडिंग केस का काफ़ी तफसीली हमने तस्करा किया, हुकूमती मौक़िफ़ भी आपने सुना और जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब भी हमारे साथ थे, उनका मौक़िफ़ भी आपने सुना। इस वक्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ईसीपी ये कह रही है कि जी हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास है, हम जल्द फैसला कर लेंगे। ये पीडीएम के लिए उनका पैगाम है। ऑल्दो 6 साल उन्होंने जो नहीं किया वो तो नहीं किया, वो कोताहियाँ अपनी जगह मौजूद हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ ने अपने ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए। अब वो कह रहे हैं कि हम जल्द फैसला कर लेंगे, तो अब तो पीडीएम को कोई एतराज़ नहीं है ना जलसे जुलूसों का। उनकी बड़ी मेहरबानी है, हमने इशू को उजागर करना था, अब वो फैसला कर लें तो बेहतर है, क्योंकि फैसले में कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। पीटीआई खुद मान चुकी है, उन्होंने ये नहीं कहा कि पैसे नहीं आए, वो तो मान चुके हैं पैसे आए हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई किसी और की हो सकती है, खान साहब की जी नहीं हो सकती। जी, उनके अकाउंट में पैसे आए लेकिन जिम्मेदारी उनकी नहीं है। अच्छा, ये लेकिन आप साथ में ये जो कह रहे हैं, एक नैरेटिव जो बिल्ट हो रहा है कि जी इंडिया और इसराइल से उनको फंडिंग हुई। अब ठीक है, पीटीआई से गलतियां हुई होंगी, लेकिन ये तो ऐसे नैरेटिव हैं जिनने सबसे ज़्यादा डैमेज नवाज शरीफ और नून लीग को पहुंचाया है। आपको तो सख्त खिलाफ होना चाहिए ऐसे नैरेटिव का, सियासत के लिए जो इस्तेमाल। हमने यही कहा है कि फंडिंग का सोर्स का पता नहीं है, फंडिंग की एडमिशन नहीं हुई, ये कहा गया, डिस्क्लोज नहीं किया गया। अब वो पार्टी बरसर इक़्तिदार है, तो हम इस खदशे का इजहार करने का हक रखते हैं कि क्या कि पाकिस्तान दुश्मनों के पैसे तो नहीं आए। ये हक तो हमें हासिल है ना, कि कम से कम ये हमें कह दें कि जी वहाँ कोई भारत का या इजराइल का ताल्लुक नहीं है उस पैसे से। नहीं भाई साहब, ये जो ट्रेटरशिप के इल्ज़ामात आप लोगों पे लगते रहे हैं, या जो भी इख्तिलाफ राय करे, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो सियासतदान हो, मुल्क दुश्मनी के ताने और नार, ये चीज़ तो अब बंद हो जानी चाहिए। जी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। हमने बिल्कुल ट्रेटरशिप की बात नहीं की, हमने कहा कि बाहर से पैसा आया है, उसको आपने डिस्क्लोज नहीं किया, आपके अकाउंट्स में आया है, प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट में आया है और पीटीआई के अकाउंट्स में आया है, इसकी उन्होंने इतराफ़ भी कर लिया है। तो ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन इस सारे मामले को देखे कि फ़ंडिंग कहाँ से आई है और उस फंडिंग को डिस्क्लोज़ ना करने की वजूहात क्या थी और उसकी सज़ा क्या है। यही जवाबात आपसे भी मांगे जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी, आपका जो अपना फॉरेन फंडिंग का केस है, कल उसमें पेश भी हुए थे पीपल्स पार्टी और नून लीग के, तो आप अपने जवाबात भी देंगे वहाँ? जी बिल्कुल, जब हमें इलेक्शन कमीशन कहेगा। फ़िलहाल तो पीटीआई ने, उसमें कंप्लेनेंट पीटीआई है, जिन्होंने कोई सबूत नहीं दिया, उन्होंने कहा जी ये हुआ है। अब हुआ है तो उसका बता दें हमें, क्या जवाब आपको चाहिए हम दे देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, ये जो हालांकि 7 साल का हक फिर हमें भी हासिल हो जाता है, नहीं अगर 7 साल उन्होंने नहीं दिया तो 7 साल हमें, लेकिन हम जवाब दे देंगे। आप जवाब दे देंगे, लेकिन जो इल्ज़ामात ये लग रहे हैं इसराइल और इंडियन फंडिंग के, या कोर्ट ऑन कोर्ट मुल्क दुश्मन अनासिर की फंडिंग के, इसके सबूत हैं आपके पास? नहीं, हमने सिर्फ ये कहा है कि ये ना हो कि ये पैसा वहाँ से आया हो। अच्छा, ये नहीं कह रहे कि वहाँ से हमें खदशा ये है कि एक प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट में पैसे आए हैं, उसने डिस्क्लोज नहीं किए,
पार्टी के जो बरसर इक़्तिदार है उसके अकाउंट में पैसे आए उसने डिस्क्लोज़ नहीं किए। इसी जमात ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी है, मुल्क के ताल्लुकात दूसरे मुल्कों से ख़राब कर दिए हैं। अब भाई साहब वो तो अलग इश्यूज हैं, टॉपिक्स हैं, उस पर तो बड़ी डिटेल डिस्कशन हमारी हुई है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा फिर ये क्यों कह रही है कि इनको वहाँ से भी फंडिंग हुई है, इंडिया से भी हुई है, इसराइल से भी हुई है? ये खदशा है कि वहाँ से भी हो सकती है। ठीक, इसका वो कह दें जी हमने नहीं वहाँ से की और सोर्स डिस्क्लोज कर दें अपनी फंडिंग के, बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा अगर आगे अगर इसका फैसला आ जाता है, लेट्स सपोज वो पीटीआई के खिलाफ आ जाता है, हुकूमत तो नहीं गिरने वाली, वो तो लिख देंगे कि जी ये ज़्यादा से ज़्यादा फंड उसके मुंजमद हो जाएंगे या जो भी है वो गवर्नमेंट को भिजवाएगी, गवर्नमेंट पीटीआई की है, तो आपको तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। हुकूमत के रहने का जवाज़ नहीं रहता। हम वो मुल्क हैं जहाँ हमने एक वज़ीर आज़म को एक वीज़े पर निकाला, हुकूमत तोड़ दी। एक चलता हुए मुल्क की हुकूमत हमने तोड़ दी एक वीज़े पर। यहाँ पर अगर एक जमात ने, जमात डिज़ोल्व हो सकती है, ये सज़ा है उसकी, वो जमात बैन हो जाती है जो ये काम करे। तो अगर एक जमात ने फ़ॉरेन फंडिंग डिस्क्लोज़ नहीं की और 7 साल मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके उसका जवाब नहीं दिया तो बहुत से शुबूह शुबात उठते हैं। अब इन चीज़ों का फैसला करना पड़ेगा। नहीं, अगर फ़र्ज़ करें भाई साहब, मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूँ, अगर तो हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाता है, वो चले जाते हैं आला अदलिया में चले जाते हैं, तो वो 2 साल जो उनके रहते हैं इक़्तिदार के, वो तो इसी में निकल जाएंगे। तो क्यों आपका जो इस्तीफ़ों का बयानिया था, लॉन्ग मार्च का बयानिया था, वो ओवर शेडो हो गया है इस अकाउंट केस की वजह से? बयानी से ताल्लुक़ नहीं है, ये तो एक केस है जो 7 साल से चल रहा है। वो जमात आज बरसर इक़्तिदार है। जब ये मामला था, इसका अगर अभी तक जवाब नहीं आया, ये एक फिट केस था कि सुओ मोटो इख्तियारात इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेती, उन्होंने अपनी विजडम में नहीं दिया। हालांकि पाकिस्तान के ही सुप्रीम कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ के मामले में एक वीज़े पर उस हुकूमत को तोड़ा था, ट्रायल कोर्ट बनकर। तो आज तो इशू उससे बहुत बड़ा है। तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि इंसाफ के दोहरे मेयार मुल्क में नहीं हो सकते, कि मुस्लिम लीग नून के लिए मेयार और है और पीटीआई के लिए मेयार और है। चले, ये तो ईसीपी कह रहा है कि जल्द फैसला कर लेंगे, अल्लाह करे जी, दुआ कर सकते हैं। पीडीएम की तरफ आते हैं। बिलावल भुट्टो जो है वो आज मिसिंग थे, ऑल्दो उनकी पार्टी के कारकुन भी थे और उनकी रिप्रेजेंटेशन भी मौजूद थी, लेकिन वेयर डज पीडीएम स्टैंड ऑन लॉन्ग मार्च? 31 जनवरी को आप अभी भी अनाउंस करेंगे कि कब आपने लॉन्ग मार्च करना है? और साथ में बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि तरीके अदम एतमाद हमने लानी है कौमी असम्बली में। क्या ये बिल्कुल ये तमाम राय मौजूद हैं। जो लॉन्ग मार्च है उसका फैसला कर दिया गया है, वो मार्च के अंदर होगा। अच्छा, मार्च में मार्च होगा। ये कल मौलाना साहब ने अनाउंस भी कर दिया है, मार्च में होगा लॉन्ग मार्च। और जहाँ तक इस्तीफ़ों अदम एतमाद का ताल्लुक है, ये पीडीएम के सरबराही इजलास में ये मामला डिस्कस पहले भी हुआ था, ये फिर होगा। पीडीएम की अक्सरियती राय इसके हक में नहीं है। अच्छा, लेकिन ये हर जमात की हक है कि वो अपना जो राय हो वो लाए, उसको पर डिस्कशन हो और फैसला हो जाए। ठीक है, लेकिन आप उसके हक में नहीं है, चाहे वो पंजाब हो, कौमी असम्बली हो, तरीके अदम एतमाद के हक में नहीं है? नहीं, मुस्लिम लीग नून नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं, इसकी मिसाल भी मौजूद है और इसकी ताज़ा तरीन मिसाल है वो सेनेट का इलेक्शन था, चेयरमैन के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद हुआ, उसकी हालत भी आपने देख ली। तो अदम एतमाद का निज़ाम जो हमारे आइन में है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली एक बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, इसमें भाई साहब आपने सेनेट इंतखाबात की बात की, उसमें अगर शो ऑफ हैंड होता तो शायद अपोजिशन को एम्बैरेसिंग सिचुएशन का सामना ना करना पड़ता। अभी खुफिया बैलेट की तरफ आप लोग ज़्यादा वो कर रहे हैं। खान साहब कोर्ट में चले गए हैं, जो उनकी गलती थी, क्योंकि ये फैसला पार्लियामेंट का है, 2/3 मेजॉरिटी अगर डिसाइड कर ले। अब भी अगर अमेंडमेंट आ जाती है, आप डेमोक्रेसी की बातें करते हैं, पीपल्स पार्टी डेमोक्रेसी की चीखें मारती है कि जी जमहूरियत होनी चाहिए, ये क्यों फिर आप इस पर गवर्नमेंट के साथ नहीं मान रहे? खुफिया राय शुमारी ख़त्म हो जाए तो बात ही ख़त्म, शो ऑफ हैंड से सब कुछ होगा। देखिए, शो ऑफ हैंड्स जो है वो इस वक्त जो आइन है उसके खिलाफ है। आइन में सीक्रेट बैलेट है, मेरी बात सुनिए, 2/3 मेजॉरिटी से खत्म। आइन में सीक्रेट बैलेट है। आइन में जो सेनेट का इलेक्शन है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, वो शो ऑफ हैंड से नहीं हो सकता।
वो सिर्फ एक आपने अपनी चॉइसेस देनी होती हैं, प्रेफरेंसेस देनी होती हैं, वो शो ऑफ हैंड में प्रेफरेंस नहीं हो सकता। तो इसलिए वो एक मुश्किल काम है। लेकिन अगर इस इलेक्शन के निज़ाम को बदलना है तो फिर सारे इलेक्शन के निज़ाम को बदलना होगा। जो हमारा इलेक्शन आज तक जो इलेक्शन मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शन हुए हैं, जहाँ से सारे निज़ाम की बुनियाद बनती है, वही हमेशा मुतनाज़ा रहे हैं, उसी के अंदर धांधली हुई है, वहीं से मुल्क की खराबियों का मसला है। तो ये तमाम चीज़ें अगर इनको बदलने की ज़रूरत है, बिल्कुल इस पर बात हो सकती है, लेकिन एक मुकम्मल पैकेज बनाना पड़ेगा कि RTS बंद ना हो, पोलिंग एजेंट्स को दबाया ना जाए, पोलिंग स्टेशन कब्जा ना किया जाए। ये सब कुछ हमने सिलेक्शन में देखा है। उम्मीदवारों को तोड़ा मरोड़ा ना जाए। हम भी यही कह रहे हैं कि हमारी पीढ़ी में क्या कह रही है, इलेक्शनों में धांधली मत करें। इलेक्शनों में जो अवाम की वोट को, जो अवाम की अमानत को में ख़यानत होती है वो ना हो, और मुल्क आइन के मुताबिक चले। ये तमाम मामलात, हमारा मुल्क अगर आइन के मुताबिक चलेगा, ना आपको शो ऑफ हैंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो निज़ाम है उसी के तहत आप ये सब काम कर सकते हैं। ठीक, शायद खकाना भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद ब्रॉडशीट केस की बात करेंगे। जो फैसला सामने आया है, हुकूमत ये कह रही है कि जी ये डिक्लेयर्ड हो चुका है कि नवाज शरीफ के वहाँ पर असासे थे, उनकी जितनी मालियत थी, लेकिन जो इंडिपेंडेंट लॉयर्स हैं उनका बड़ा डिफरेंट ओपिनियन है। सलमान अकरम राजा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, ज़रा ब्रॉडशीट केस के जो फैसला सामने आया उसका तफसीली जायज़ा लेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक राजीन। ब्रॉडशीट स्कैंडल में कावे मुसावी के इल्जामात और बरतानवी अदालत के तफसीली फैसले सामने आने के बाद हुकूमत ने एक तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है, जिसे 45 दिन के अंदर अंदर इस पूरे मामले की छानबीन मुकम्मल करके रिपोर्ट देने के अहकाम दिए गए हैं। इस कमेटी में कौन कौन शामिल होगा, ये कमेटी क्या करेगी, इसका जवाब वफाकी वज़रात से खुद सुन लें। एक कमेटी बनाई गई जो कि इसकी ब्रॉडशीट केस की और इस फैसले पे मबनी तहकीकात करेगा, और उसके जो मेंबरान हैं वो हैं एक फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सीनियर ऑफिसर फ्रॉम FIA, सीनियर लॉयर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफिस। जो किन चोरों को बेनिफिट मिला, किनको दिया गया, क्यों दिया गया और किसने दिया गया, इस पे भी हमने इन्वेस्टिगेट करना है। 45 डेज में हम रिक्वेस्ट करेंगे इस इन्वेस्टिगेटिव कमेटी को कि हमें रिजल्ट दें। सारी एग्रीमेंट्स कैसे हुई, क्या खामियां थी उसमें, किस तरीके से रोकी गई, 2016 जब ये रिपोर्ट आई क्यों नहीं आगे गई, शरीफ खानदान को और भी इसमें शेरपाओ का नाम है और बड़े नाम है, क्यों ये रोकी गई इंक्वायरीज। जिस शख्स को बुलाना चाहें बुलाएं, जिस इदारे से कोई कागज, कोई एग्रीमेंट मांगना चाहे उनको देनी पड़ेगी उन इदारों को। मुमताज़ कानूनदान बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आम व्यूअर को अगर ये अंडरस्टैंड करना है कि ये जो आर्बिट्रेशन का जो फैसला सामने आया, जिसमें पाकिस्तान को मिलियंस ऑफ डॉलर्स अदा करने पड़े, क्या इससे ये साबित होता है इस फैसले से कि नवाज शरीफ की लंदन में इतनी जायदादें थीं, वो जब्त की गई? ओवर टू यू सर, आपसे सुनना चाहेंगे कि व्हाट डज दैट मीन। देखिए, मामला सिर्फ इतना है कि एक ये कंपनी थी ब्रॉडशीट नामी, जो मई 2000 में कायम की गई। जून 2000 में नैब ने इस कंपनी के साथ एक मायदा किया, जो एक अजीबोगरीब मायदा था। मायदा ये हुआ कि आज के बाद अगर कोई भी असासा शरीफ खानदान का या दीगर कुछ लोगों के नाम भी दिए गए, उनका अगर कोई भी असासा पते में आता है हमारे, तो ये अखज़ किया जाएगा कि ये असासा जो है, इसकी जो इस तक जो रसाई है या इसके हवाले से जो मालूमात हैं उनके हासिल करने में इस कंपनी ब्रॉडशीट का हिस्सा है, और ब्रॉडशीट को उस असासे की जो मालियत तयन की जाएगी उसका 20% किया जाएगा। अब यहाँ पे ये कहा जाता है कि शरीफ खानदान के जो असासे JIT रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए गए पैनामा केस के दौरान, उन असासों को हम ये समझ लेते हैं कि ये ऐसे असासे हैं जिनको ये कंपनी ब्रॉडशीट मालूम कर लेती अगर इसका मायदा 2003 में मनसूख ना किया
जाता। अच्छा, अब ये अजीब व गरीब एक मंतक है कि JIT ने वो असासे जाहिर किए जो पहले ही मालूम थे। इन असासों में वो शुगर मिलें, वो टेक्सटाइल मिलें, वो स्टील प्लांट, जिनका हम सबको इल्म है, यहाँ SCCP के पास वो रजिस्टर्ड हैं, वो असासे और कुछ बैंक अकाउंट JIT रिपोर्ट में सामने आए। तो आर्बिट्रेटर साहब ने कहा कि ये जो एक तफसील दी गई है JIT रिपोर्ट में, उसका तखमीना लगाने के लिए उन असासों का एक साहब मिस्टर फ्रीडबर्ग को तैनात किया गया। फ्रीडबर्ग साहब ने यह कहा कि मेरी दानिश में अगर ये 20-30 साल के अरसे पे फैले हुए असासों की मार्केट वैल्यू आज की कायम की जाए तो वो शायद $800 मिलियन बन जाए। इनमें कोई एक असासा भी ऐसा नहीं जो छुपा हुआ असासा हो। आर्बिट्रेटर ने इस फिगर को नहीं माना। आर्बिट्रेटर ने कहा कि ये फिगर मुझे दुरुस्त नहीं लगता, इसमें बहुत सी चीजें बार बार शुमार की गई हैं, लिहाजा इसको तो मैं नहीं मानता, ये एक फर्जी सा नंबर है। लेकिन मैं अपनी दानिश में एक छोटा नंबर जो है, जो मैं समझता हूं कि अगर नैब कार्रवाई करे और कोई असासे हासिल करने की कोशिश करे जिसमें एवनफील्ड और अजीजिया मिल शामिल हैं, चूंकि उनके हवाले से अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने फैसला दे दिया है, तो शायद जो रकम नैब हासिल कर सके वो एक तयन उस आर्बिट्रेटर ने लगाया, जो कि हरगिज $800 मिलियन नहीं है। एवनफील्ड अपार्टमेंट और अजीजिया मिल के हवाले से एक तखमीना लगाया, उसका 20% उन्होंने कहा कि मैं इस कंपनी ब्रॉडशीट को, इसके लिक्विडेटर्स को समझता हूं कि अदा किया जाना चाहिए नैब को। अब अगर कोई ये कहता है कि लंदन की अदालत ने कोई असासे ढूंढ लिए हैं $700-800 मिलियन के, तो बिल्कुल ये मज़ाक़ाखेज़ और गलत बात है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया सिवाय इसके कि JIT रिपोर्ट को लेकर उसमें जो असासे झूठे सच्चे लिखे हुए हैं उनका एक तखमीना लगाया। वो असासे जिनके हवाले से नैब भी कह चुकी है कि कोई मुकदमा नहीं बनता, उन तमाम को भी उसमें डाला, एक 800 मिलियन का फिगर कायम किया, लिहाजा ये हर्जाना वो नैब से वसूल कर सकती है। इसका कोई ताल्लुक इस बात से नहीं है कि कोई असासा जो है गैर कानूनी साबित हो गया हो या कोई कार्रवाई किसी लंदन की अदालत ने की हो किसी असासे को गैर कानूनी साबित करने के लिए। मैं ये अर्ज इसलिए कर रहा हूं कि अफसोस होता है कि अवाम को मीडिया पे एक ऐसी बात की जाए जिसका कोई सर पैर नहीं, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है किसी फैसले में या किसी अदालती कार्रवाई में। ठीक, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब, थैंक यू। आज के प्रोग्राम पर नाज़रीन आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम से इजाज़त दीजिए।